हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू, हम लिखेंगे यहाँ पर, इट इज द रिलेशन between current flowing through a conductor and the potential applied across it. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो इसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होने शुरू हो जाएंगे, तो करंट फ्लो होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। ये करंट कितना होगा, ये रिलेशन दे दिया है जॉर्ज साइमन ओम ने। उसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक रिलेशन दे दिया और उसने कहा कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल को कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। तो ही सेड दैट पोटेंशियल गिवन अक्रॉस ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप पोटेंशियल बढ़ाइए तो करंट भी बढ़ता ही जाएगा। तो यहां से हम इस ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied। और इसी रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो V is proportional to I, it will give us V is equal to some constant times I, V is equal to this constant times I। ये R क्या है, where R is constant of proportionality, and it is called a resistance of the conductor and is called resistance of the conductor। यही आर आपको ये बताएगा कि ये जो आपने कंडक्टर चूज किया, इसमें करंट कितनी ज्यादा या कितनी कम फ्लो होगी व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स आप ले लीजिए, सेम पोटेंशियल दे दीजिए, जितना पोटेंशियल आप एक कंडक्टर को देंगे उतना ही पोटेंशियल आप दूसरे कंडक्टर को दे दीजिए, उतना ही पोटेंशियल आप तीसरे कंडक्टर को दे देंगे। यू विल फाइंड दैट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, मतलब एक कंडक्टर छोटा है एक बड़ा है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, एक का मटेरियल दूसरे से डिफरेंट है, तो हम देखेंगे कि सेम पोटेंशियल अप्लाई करने पर
डिफरेंट कंडक्टर्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो वो जो ये डिफाइन करता है कि कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो होगी, दिस फैक्टर डिफाइन्स कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो होगी। यहाँ पर मैं एक और थोड़ा सा रिलेशन आपको बता दूं। ये अगर हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल V अप्लाई करते हैं और उसमें कंडक्टर I फ्लो होता है, तो हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, करंट भी बढ़ता जाएगा, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट और कंडक्टर्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल और करंट के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस तरह का ग्राफ उसमें बन जाएगा। तो जो जो कंडक्टर, आप यहाँ पर एक और चीज आप याद रखें कि ये जगह, ये रिलेशन जो है V इज इक्वल टू आई आर या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या इन्हीं रिलेशंस में अगर हम ये ग्राफ डालेंगे तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हर जगह पर अप्लाई नहीं होगा, आप अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि ये किसी किसी जगह पर काम नहीं करता है, लेकिन जहां पर ये अप्लाई होता है, जिन जिन कंडक्टर्स पर ये ओम्स लॉ या ये रिलेशन या ये वाला ग्राफ अप्लाई होता है, उनको कहते हैं हम ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ are called ohmic conductors। और जहां पर ये नहीं अप्लाई होता है उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो अब मैं कह रहा था कि अब आपको यही चीज डिफाइन कर रहा है, ये वाला फैक्टर R, कि एक कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, R पर। अब ये R क्या है, इसको हम डिराइव करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये R किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये R डिपेंड करता है कि आपका कंडक्टर कितना लेंथ में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना उसका है, ज़्यादा है कम है, ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिन पे ये R डिपेंड करता है, वो हम डिराइव करेंगे। तो हम लिखेंगे हम डिराइवेशन ऑफ derivation of Ohm's law। So let us consider an conductor। ये हमारा एक कंडक्टर है जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, से इट इज A, इसकी लेंथ है L, और इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। लेट द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर इज V वोल्ट्स। ठीक है, तो इस पोटेंशियल अप्लाई करने से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन याद होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसको आप याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशन ये है। तो इसको हम रिलेशन नंबर 1 मानेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दिया। तो हम ये लिखेंगे इफ Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन आपके पास करंट I इज इक्वल टू, ये रिलेशन पिछले वीडियो में आपने किया था, करंट इज इक्वल टू E, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड Vd दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर याद रखें ये V जो है ये पोटेंशियल है, और ये Vd जो हमने कहा ये वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन ये भी आपने ये वाला भी आपने रिलेशन, एक और रिलेशन आपने प्रूव किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था बराबर, इट इज इक्वल टू E
E by m into tau, where tau is the mean relaxation time of the electrons. तो E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, और m जो है वो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और टाउ जो है इट इज द दिस रिलैक्सेशन टाइम। तो हम यहाँ पर इस दूसरी रिलेशन में तीसरी रिलेशन को अप्लाई करेंगे यूजिंग 3 in 2। रिलेशन 2 में हम रिलेशन 2 अप्लाई करेंगे। वी विल गेट हियर करंट इज इक्वल टू ई एन ए, वी डी के बदले ये ई एम बाई ई बाई एम इंटू टाउ, सो इट इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। सो वी विल गेट करंट इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा ई स्क्वायर एन ए ई बाई एम इंटू टाउ। ये रिलेशन बन गया हमारा, ये जब हमने यहाँ पर ये रिप्लेस किया। अब यहाँ पर यूजिंग इसको आप 4 लिखिए, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम ई का वैल्यू, ये जो हमें इक्वेशन 1 है, यहाँ पर रह देंगे यूजिंग 1 in 4। So we will get I is equal to E square n a टाउ भी साथ में लिखिए, डिवाइड बाई m लिखिए, और E का वैल्यू दे दीजिए V बाई एल। दिस V इज पोटेंशियल। तो ये सब कुछ हमें मिलेगा, आप देख लीजिए। I इज इक्वल टू, पहले इट इज इक्वल टू A अपॉन L इंटू E स्क्वायर N बाई M और टाउ, साथ में टाउ। हाँ, यहाँ पर इस रिलेशन में एक और चीज ऐड करेंगे हम, या इसको डिवाइड बाई V करेंगे बोथ साइड्स। सो वी विल गेट dividing both sides by V is potential, so we will get I by V is equal to A, चलो डायरेक्ट लिखेंगे A E स्क्वायर N टाउ बाई L एंड M, एंड अब ये डिवाइड वाला V भी साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल, अगर आपके पास I बाई V इतना है तो V बाई I इसका उल्टा होगा, देन V बाई I इज इक्वल टू इसका L M V बाई A E स्क्वायर M एंड टाउ। तो ये बन गया हमारा V बाई I। यहाँ पर हम एक चीज भूल गए थे। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा था A बाई एल ये वाला, देन E स्क्वायर M N टाउ एंड M, ये V लिखना हम भूल गए। यहाँ पर ये V भी है, V इज पोटेंशियल, ये वाला V। तो जब ये V यहाँ पर जब हमने इसको डिवाइड किया था, डिवाइड बोथ साइड्स बाई V, तो ये V और V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये V नहीं रहेगा क्योंकि इस V के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, ये V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया V बाई I। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V बाई I इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू L M बाई E स्क्वायर N A एंड टाउ। अगर आपके पास, मैंने जो अभी आपको रिलेशन दिखाया था, as according to Ohm's law, V is proportional to I, that means V is equal to R into I,
or V by I is equal to R. So this V by I is equal to R. तो यहाँ पर लिखेंगे हम V by I. So R is equal to L M by E square N A और टाउ. अब ये R हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस. दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस. आप देख लीजिए ये सारी चीजें एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है. L आप किसी पर्टिकुलर लेंथ का कंडक्टर ले लीजिए तो उसके लिए ये L कांस्टेंट रहेगा. M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट ही है. E स्क्वायर, E तो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट ही है. N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने कितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर ले लिया उसके लिए ये कांस्टेंट है. और ये टाउ भी उस कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है. तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर मैं ये नहीं कहता सारे कंडक्टर्स के लिए कांस्टेंट है. एक पर्टिकुलर जो भी आपने चूज किया, आपने ये कंडक्टर चूज किया तो इसकी L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया है वो N है. और टाउ इसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिलेक्शन टाइम टाउ, ये सब चीजें इस कंडक्टर के लिए जो आपने चूज किया इसके लिए कांस्टेंट है. साफ के लिए नहीं, जो आपने चूज किया उसके लिए. अब यहां पर देख लीजिए R इज इक्वल टू वायर दिस R इट इज कांस्टेंट. और आप देख लीजिए ये सब क्यों कांस्टेंट है. आप देख लीजिए L कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, N इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट एंड टाउ इज कांस्टेंट फॉर or constants for a particular conductor. अब यहां पर देख लीजिए R इज इक्वल टू L बाई A, आप बाहर निकालिए, अलग से लिखिए L बाई A. वहां क्या बचता है M बाई E स्क्वायर और L M बाई E स्क्वायर और ये है N एंड टाउ हो. अब एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये चीज तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं. हमारे हाथ में एक पर्टिकुलर कंडक्टर की क्या रहता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आप एक लंबा सा कंडक्टर ले लीजिए तो लेंथ बढ़ जाएगी. उसी कंडक्टर का आप छोटा सा कंडक्टर ले लीजिए, उसी मटेरियल का आप छोटा सा कंडक्टर ले लीजिए तो वो कम, उसकी लेंथ कम हो जाएगी. अच्छा, एक मोटा सा कंडक्टर ले लीजिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा. पतला सा कंडक्टर ले लीजिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस कम हो जाएगा. तो ये L और M आपके हाथ में है. और ये जो है M डिवाइड बाई E स्क्वायर एन टाउ, ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है. ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो आपने एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले लिया, ये सब चीज उसके लिए ये सब कांस्टेंट है, तो ये आपके हाथ में है. तो हम यहां पर लिखेंगे R इज इक्वल टू L बाई A रो टाइम्स इंटू रो, वायर दिस हम लिखेंगे यहां पर रो, इसको रो पढ़ते हैं RHO रो, याद रखना इसको. रो वायर रो इज इक्वल टू M बाई E स्क्वायर N इंटू टाउ. ये एक मटेरियल का पे डिपेंड करता है. देखिए L और A हम पे डिपेंड करता है कि हम लंबा कंडक्टर ले लें या छोटा कंडक्टर ले लें, पतला कंडक्टर ले लें या मोटा कंडक्टर ले लिए. लेकिन ये चीजें, ये रो जो हमने यहां पर लिखा M बाई E स्क्वायर N टाउ, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल. मटेरियल किस टाइप का आपने ले. देखिए इसमें भी दो चीजें यूनिवर्सल कांस्टेंट है, M और E. ये तो हर एक मटेरियल के लिए सेम होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन ले लो उसका मास सेम ही रहेगा. किसी भी कंडक्टर का आप इलेक्ट्रॉन ले लो उसका चार्ज भी सेम रहेगा. लेकिन N और टाउ जो है ये डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट रहेगा.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये सब चीज डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल ले लिया, और इसको कहते हैं, ये जो रो हमने लिखा है यहाँ पर, रो, वेयर रो इज कांस्टेंट, रो इज इक्वल टू m/e² n tau and is called रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है अभी हम बता देंगे। रेजिस्टिविटी, इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। आप इस रिलेशन को आप यहां पर देख लीजिए, R इज इक्वल टू L/A इंटू ये सब, इसके बदले में हमने लिखा है रेजिस्टिविटी रो। तो ये कांस्टेंट है, तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब रेजिस्टिविटी के बदले, इस रेजिस्टिविटी के बदले हमने ये प्रोपोर्शनलिटी ले लिया। तो ये है हमारा कंडक्टर का जो हमारे हाथ में है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर आप L बढ़ाओगे R बढ़ जाएगा, A बढ़ाओगे तो R कम हो जाएगा। तो ये चीज, ये R का वैल्यू जो है, यही आपको डिसाइड करता है कि एक कंडक्टर में पोटेंशियल बढ़ाने से करंट कितना बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ाने से करंट कितना बढ़ जाएगा, और ये R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप अगर किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक कंडक्टर ले लेंगे, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी वो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर, यहां पर एक पॉइंट नोट करने का है, अगर आप एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले लोगे, पर्टिकुलर मटेरियल ले लोगे, सेम मटेरियल है लेकिन कंडक्टर का जो फिजिक है, जो शेप है, वो डिफरेंट है। आपने लंबा कंडक्टर ले लिया, अब देखिए रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी तरह से उसका आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे, मोटा लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, पतला सा कंडक्टर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मतलब अगर आपके पास एक कंडक्टर ये है, ये दूसरा कंडक्टर है, ये वाला A और B, ये कंडक्टर A, ये कंडक्टर B, दोनों की लेंथ मान लीजिए सेम है, लेकिन आप देखिए ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर आपके पास मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस क्या किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये रो की तरफ आप देखिए, ये सारे मटेरियल्स के लिए सेम नहीं है। अगर आपने एक सेम लेंथ के मटेरियल, एक ये मान लीजिए ये कंडक्टर ए है, और इसी लेंथ और इसी लेंथ और इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपने दूसरा कंडक्टर ले लिया, दोनों का लेंथ L, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। अब इसमें इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा इस फैक्टर पर, MEN टाउ। और M और E तो दोनों के लिए सेम रहेगा, N और टाउ पर। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जाहिर सी बात है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उसमें करंट फ्लो ज्यादा होगा, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसी तरह से ये टाउ जो मैंने आपको बताया था, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, फिर मैं एक बार बता दूं, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, तो वो दूसरे एटम के साथ कब कोलाइड करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उस दौरान जो टाइम रहेगा उसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो अब फाइनली हम ये बता देंगे कि रेजिस्टेंस जो है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 फिजिक ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं
और उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेक्शन टाइम वो कितना है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को, ये जो हमने यहाँ पर लिखा m/e² n, तो इस पोर्शन को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी रिलेट है कंडक्टर के नेचर के साथ। ये पोर्शन जो रिलेट है, ये रिलेटेड है किसके साथ, कंडक्टर के नेचर के साथ। तो थोड़ा सा और मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो अभी तो हमने कहा, हमें मिला कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L/A, तो देन इट वाज m/e² n टाउ। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इस चीज के बराबर है, वेयर दिस रेजिस्टेंस फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को जरा डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस is defined as the opposition to the flow of charges in a conductor। एक कंडक्टर में अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंडक्टर है, इसको आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, लेकिन ये इजीली मूव नहीं करते, इनको बीच में कुछ रुकावटें आती हैं। जैसे मैंने कहा कि मेन रुकावट उनकी है कोल्यूजन विद अदर एटम्स, जो इनकी एक्सेलरेशन को तोड़ता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो इधर इसको एटम मिल रहा है, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है या स्ट्राइक कर रहा है, इसकी मोशन को कम कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इसकी तोड़ रहा है। दूसरी बात, अब देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे तो ज्यादा करंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो अपोजिशन मिलती है उसको रेजिस्टेंस हम कहेंगे। अब देखिए, जिस कंडक्टर में थोड़ा सा पोटेंशियल फ्लो करने पर अच्छी खासी करंट फ्लो होगी, तो हम कहेंगे उसमें अपोजिशन कम है, मींस रेजिस्टेंस कम है। और इसी तरह से अगर किसी कंडक्टर में बहुत सा पोटेंशियल भी आप अप्लाई करो, उसमें करंट बहुत कम फ्लो होता है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोजिशन, जो उनके फ्लो का जो अपोजिशन है, उनके फ्लो को जो अपोजिशन मिल रहा है उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो उससे उसमें वो ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता है। या मान लीजिए एक और कंडक्टर आपने ले लिया, एक मटेरियल ए का है, अब मटेरियल बी का आपने एक और कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेम लेंथ का और सेम पोटेंशियल दे दिया। तो इसमें इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो रहा है फॉर एग्जांपल, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इजीली नहीं हो रहा है। कुछ चीज है जो इसमें और इसमें डिफरेंट है। देखिए, पोटेंशियल भी सेम है, यहाँ पर लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन इसमें आपको करंट ज्यादा मिल रहा है, इसमें करंट आपको कम मिल रहा है। तो वजह क्या है? वजह है इनकी ये वाला फैक्टर। देखिए, लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, एम और एन भी सेम, ये चीजें डिफरेंट होंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम इसमें ज्यादा होंगी, तभी तो ये आर कम होगा, अपोजिशन कम होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। और इसमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगी, तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट कम हो रहा है। और ये टाउ इसमें कम होगा, तभी तो रिलेक्शन टाइम इसमें ज्यादा होगा, तभी तो आराम से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो गया, थोड़ी देर के लिए यहाँ एक एटम के साथ इंटरेक्ट होगा, फिर बहुत देर तक चलता रहा। तो टाउ इसमें ज्यादा है, तो इसमें अपोजिशन कम होगी, तो करंट ज्यादा होगी। लेकिन ये चीजें इस कंडक्टर में इससे डिफरेंट होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कम होंगे और रिलेक्शन टाइम इसमें कम होगा, तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगी। ये करंट ज्यादा फ्लो होना या करंट का कम फ्लो होना, ये किस लिए होगी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कुछ अपोजिशन मिल रही है, उस अपोजिशन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द opposition to the flow of current।
तो ये आप देख लीजिए, ये एंड रेजिस्ट हम लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम्स लॉ के रिलेशन से हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, आप इसको लिख भी सकते हैं, ये भी एक डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।